बच्चों, आज हम केमिस्ट्री एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस करेंगे क्लास 11th पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कि किस प्रकार इनके क्वेश्चंस किए जा सकते हैं ये जानेंगे। बहुत सी बातें आपको मैंने लाइव क्लास में बताई हैं। लगभग 100% क्वेश्चंस अगर आपने वो नोट्स पढ़ लिए तो आप कर सकते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि मैं 4-5 क्वेश्चंस बता दूं जो थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं या आप लोग को आते भी होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार जिक्र किए दे रहा हूं। जैसे कि है क्वेश्चन नंबर 12, इसके पीछे के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है कि इनको आयनिक रेडियाई के ऑर्डर में अरेंज कीजिए, इन सभी को आयनिक त्रिज्या के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आप लोगों को एक चीज़ बताई गई है या आप लोग जानते हैं, रीजन्स भी बताया गया है। एनायन, एटम, कैटायन, अगर 3 चीज़ें लिखी हैं तो एन आयन की जो आयनिक रेडियस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ऋण आयन की आयनिक त्रिज्या सबसे ज़्यादा होती है, धन आयन की सबसे कम होती है, परमाणु की उनके बीच में होती है। तो अब इस क्वेश्चन पे अगर देखा जाए, एन आयन से कुछ कैटायन है, कुछ ऋण आयन है, कुछ धन आयन है। अब हम लोग जानते हैं कि एन आयन की एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होती है। अब ये डिसाइड कैसे होगा किसकी ज़्यादा है किसकी कम है? तो इसका सीधा आंसर है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज़्यादा उसकी आयनिक रेडियस, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी कम उसकी आयनिक रेडियस। लेकिन इसके लिए कंडीशन होती आइसो इलेक्ट्रॉनिक। पहले एक चीज़ हमको चेक करना पड़ता है, क्या ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सम इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। तो आइए डिस्कस करें। नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, 7 3 10, माइनस का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 7 3 10 इलेक्ट्रॉन। ये 8 नंबर पे आता है, 8 2 10, इसने 2 ले लिए। 9 नंबर पे आता है, 9 1 10, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10, इसके पास भी 10। ये 11 नंबर पे आता है, 1 ले ली, 1 छोड़ दिया, 10। 11 12 पे आता है, 2 छोड़ दिया, 10। 13 पे आता है, 3 छोड़ दिया, 10। तो एक चीज़ 100% श्योर है कि सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। फिर रीजन्स क्या होता है, एन आयंस की ज़्यादा होती, कैटायंस की कम होती। अगर सबके सब पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो जिस पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी उतनी ही ज़्यादा एटॉमिक रेडियस, जिस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसकी उतनी ही कम एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस हम बोल सकते हैं। तो ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा होगी N-3 की, उससे कम होगी O-2 की, उससे कम होगी F- की, उससे कम होगी Na+ की, उससे कम होगी Mg+2 की, और सबसे कम होगी Al+3 की। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते थे, खुद से कर सकते थे। सिर्फ जानना यह है कि एनायंस की एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होती है, कैटायंस की कम होती है, लेकिन इनमें एक चीज़ चेक करनी पड़ती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। मुझको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, मुझे जो क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, जो बातें बताने लायक लगी हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने समाहित किया है अपने इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, इफ एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -2.18 इंटू 10⁻18 जूल। हाइड्रोजन के सबसे निम्नतम कक्षा की ऊर्जा इतनी है, तो इसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी? व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी इफ द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज दिस। अब आपको जूल पर मोल में आंसर निकालना है। हम मोल में तो बाद में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम जूल में निकालते हैं, मोल में निकाल लेंगे। ये जूल पर एटम में है दी गई, मतलब एक एटम की एनर्जी है दी गई। मोल में निकालना आसान है, मोल में मैं निकाल के आपको दिखा दूंगा। अब समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनन ऊर्जा का बेसिक आधार क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन निकाल के जाएगा कहाँ? मान लीजिए परमाणु है, इससे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, जाएगा कहाँ? इनफाइनाइट पे जाएगा। यहाँ से निकाल के कहाँ पे गए? इनफाइनाइट। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी होती है E इनफाइनाइट माइनस
E1 पहले सेल की एनर्जी है, दी गई है, मतलब अनंत में आपने भेज दिया। अनंत की एनर्जी होती है 0, रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2.18 इंटू 10⁻18, तो आंसर इसका आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। बट द क्वेश्चन इज टेल कि आपको जूल पर मोल में निकालनी है। तो एक चीज आप जानते हैं, एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी है 2.18 इंटू 10⁻18, तो 1 मोल की कितनी हो जाएगी बेटा? 1 मोल की आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा, इन दोनों का गुणनफल जो भी आएगा वही आपकी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा होगी, और आंसर है आपका जूल पर मोल। मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि सारी की सारी थ्योरी बताई जा चुकी है, एक भी क्वेश्चंस करवाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मुझे जो क्वेश्चंस अच्छे लगे या जो कॉन्सेप्चुअल लगे कि एक बार फिर से आपका कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाए, उन क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है कि बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनको आपको आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है। बेटा इनको आपको आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है, आयनन ऊर्जा के क्रम में। अब एक चीज आपको बताई गई है, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत डिफरेंस है। आपको एक्सपेक्टेशन मीन्स आपकी उम्मीद क्या है कि आंसर क्या होना चाहिए, पर रियलिटी कुछ डिफरेंट होगी। मैं पूरा का पूरा डिस्कशन आपके सामने किए दे रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन ये है कि हमने पढ़ा है कि किसी भी ग्रुप में, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम, आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। अब हम जानते हैं सबसे ऊपर ये होता है, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, तो हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी बोरान की, उससे कम एल्युमिनियम की, उससे कम गैलियम की, उससे कम इंडियम की, सबसे कम थैलियम की। बेटा लेकिन रियलिटी कुछ डिफरेंट है। इस समूह में, समूह नंबर 13 में, ग्रुप 13 में जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आया कहाँ से होगा? तो हम बनाते हैं ग्राफ बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक नंबर। आयनन ऊर्जा और परमाणु क्रमांक के बीच ग्राफ बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनता है। अगर ये आपको याद है, मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। लिख लीजिए, बैगन, थोड़ा सा सही से बना दें, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं एक बार ग्राफ क्लियरली बनाए दे रहा हूं। ग्राफ बिटवीन बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। डब्लू बना दीजिए, बस डब्लू बनाने में ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से कुछ होता है, इस तरीके से कुछ होता है। तो आइए इस ग्राफ को समझते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। मैं याद करने का तरीका बताऊं तो ये है 15324, 15324। अगर आपको ये याद है तो यहां से भी आंसर दे सकते हैं, ग्राफ से समझते हैं। अब ग्राफ में सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ज्यादा होगी बोरान की, उसके बाद थैलियम की, उसके बाद गैलियम की, फिर एल्युमिनियम की, सबसे कम किसकी होगी? इंडियम की। इसके पीछे दो रीजन्स काम करते हैं। पहला है सील्डिंग इफेक्ट, सील्डिंग प्रभाव, दूसरा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद आने वाला जस्ट एलिमेंट है। तो दो इफेक्ट्स हैं, दोनों को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि सील्डिंग इफेक्ट्स है क्या, सील्डिंग इफेक्ट्स है क्या, वो आप लोगों को पता होगा। नहीं पता तो आपको इसका आंसर लिख लीजिए 15324। अगर मैं इसको एक नाम दूं, इसको 2 दूं, इसको 3 दूं, इसको 4 दूं, इसको 5 दूं, एक्सपेक्टेशन हमारी गलत है, रियलिटी में आंसर ये होगा। 1 नंबर पे बोरान, तो सबसे ज़्यादा होगी बोरान की, उसके बाद होगी 5 नंबर पे है थैलियम, उसके बाद है 3 नंबर पे है गैलियम, 2 नंबर पे एल्युमिनियम और 4 नंबर पे इंडियम। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। ये याद रखिए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है, जेईई का कंपटीशन हो या नीट का कंपटीशन हो या कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दो, इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं दोबारा डिस्कशन कर रहा हूँ। मैंने सील्डिंग इफेक्ट्स भी आपको बताया था, ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी बताया था। सील्डिंग इफेक्ट्स मीन्स एफ ब्लॉक के जस्ट बाद आता है थैलियम, इसीलिए इसकी ज़्यादा हो जाती है। अब उसमें समझाने जाऊँगा तो पूरा का पूरा 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा।
तो उसको अभी हम रोकते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 29, बाकी सारे इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी इजी है, बस एक बार मैं जिक्र कर दूं और वीडियो को एंड करते हैं। बाकी आप बुक के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा। जो नहीं बनता कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर फिर से वीडियो बना दूंगा या आपको कैसे भी करके समझा दूंगा। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। एसपीडीएफ का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए एस, पी, डी और एफ का। बेटा आपको पता है एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में 14 होते हैं। व्हाट इज द कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसपीडीएफ सबसेल्स? तो एस का पहले लिखते हैं। आप लोग को याद हो गया एस में 2 होते हैं, लिखने का तरीका है 1 to 2। एन की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? 1 to 7। एन कुड भी 1 to 7, एन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी। और एस के ऊपर या तो 1 होगा या तो 2 होगा। पी के लिए बात करें तो पी के लिए एन पी 1 to 6, पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एन की वैल्यू बेटा होती है 2 to 7। ध्यान रखिएगा पी सबसेल में फर्स्ट सबसेल होती ही नहीं है, मतलब इसमें पहली कक्षा नहीं होती है, तो इसकी वैल्यू होती है पी 1 to 6। अब बात करते हैं डी में। डी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 डी 1 to 10, ये याद रखने की ज़रूरत है। और n की वैल्यू होती है 4 to 7, 4, 5, 6, 7। ये बहुत ही ध्यान देने की चीज़ है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके दिमाग से उड़ जाएगा। जैसे मैंने n की जगह रखा 4, तो 4 - 1 3, 3d 1 to 10, 3d होता है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। मैंने आपको ऐसा कुछ करके बताया था और n की वैल्यू वहाँ पे लिखी थी कि इस प्रकार। तो आप ये भी याद रखें, वो भी याद रखें, बस ध्यान ये देना है कि इनर ट्रांजिशन मतलब एक सेल पहले आ जाएगा जाना। और f का होता है आपका n-2 f 1 to 14, और यहाँ पे याद रखें n की वैल्यू होती 6 and 7। मतलब कि इसमें ये इनको हम बोलते हैं इनर, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये इनर ट्रांजिशन। मैंने थोड़ा सा वर्ड यहाँ पे गलत बोला, ये ट्रांजिशन है, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एसपीडीएफ का। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको ना आए वो हमसे पूछ लीजिएगा। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।